हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम केमिस्ट्री क्लासेस। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिस तरह से आपका बोर्ड का क्वेश्चन पेपर आना है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखिए, जो अपनी वर्कबुक है इसके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है द रेसिड्यूल स्ट्रक्चर फाउंड बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 2, द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टू थिंक, फॉर हार्ट बीट एंड टू बैलेंस द बॉडी। तो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन लेशमानिया। लेशमानिया के अंदर रिप्रोडक्शन होता है बाय बाइनरी फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 4 है विथ वोम डू वी हैव मोर सिमिलरिटी फ्रॉम द इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिंपेंजी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। तो देखिए, प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम टू टिश्यूज होते हैं इम्पॉर्टेंट। तो इनके अंदर जो जाइलम होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है और जो फ्लोएम होता है वो फूड का करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के अंदर, तो फोटोग्राफी के अंदर AgBr का यूज होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। द किंग ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4। क्वेश्चन नंबर 8 है प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर वोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेमी। तो क्या उसकी रेडियस दी गई है हमें और उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 16 सेमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इज। तो हमारी आई के अंदर जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होती है? रेटिना पे फॉर्म होती है। द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम इनटू मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीक एसिड। तो इनमें से वीक एसिड क्या है? तो वीक एसिड होता है एसिटिक एसिड। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। क्यों? क्योंकि ये अपना भोजन खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, तो इनको प्रोड्यूसर्स का बोला जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर इसका 3 है इन ए सर्किट इलेक्ट्रिक करंट इज 1 एम्पियर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 1 वोल्ट, then the power would be 1 watt. 3-4% solution of acetic acid is called vinegar. IUPAC name of CS3OS is methanol। देखिए, ये क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर आगे पीछे हम क्या लगा देते हैं? ओल लगा देते हैं। और एक कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए मैथ यूज करते हैं, तो मैथेनॉल हो जाएगा ये। फिर है इफ एनर्जी इज रिलीज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन देन इट इज सेड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अगर एनर्जी किसी रिएक्शन के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो वो भी हमें पता होना चाहिए, वो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, इस तरह से कंपेयर करके हमें स्टडी करनी है यहाँ पे। फिर है देखिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच एक्शन कैन द रिस्पॉन्स ऑफ द नर्वस सिस्टम बी क्लासिफाइड। तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर जो एक्शंस होते हैं उनको 2 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया जाता है। फर्स्ट होता है वॉलंटरी एंड सेकंड होता है इनवॉलंटरी एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड एज विच आर फाउंड इन कल्चर मीडियम ऑफ टिश्यू कल्चर प्रोसेस। तो टिश्यू कल्चर प्रोसेस के अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स होता है उसे कैलस नाम दिया जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है देयर इज ए पपाया प्लांट planted in Rohan's house. He gives water and fertilizer regularly to it. But till that, papaya has never grown on his plant. Why?
तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हो सकता है, क्योंकि पपाया है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है पपाया का, तो वहाँ पे इट कुड बी ए मेल पपाया प्लांट विच ओनली प्रोड्यूस मेल फ्लावर दैट कांट डेवलप इनटू पपायाज। फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 4, मैक ए पिक्चर शोइंग द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन ग्राम सीड आफ्टर जर्मिनेशन। जो ग्राम सीड है उसका जर्मिनेशन के बाद में जो डायग्राम हो तो वो ईजी वे में उसके अंदर स्प्राउट्स और रूट वगैरह आप उसके अंदर शो कर सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, लाइट एंटर्स ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 from air. What is the velocity of light in glass? The velocity of light in vacuum is c is equal to 3 into 10 to the power at मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए उसकी वेलोसिटी, ग्लास के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अपना हो जाता है v इज इक्वल टू सी अपॉन एन। सी यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गई और एन यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिया गया है वो, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू अपनी आ जाती है 2 into 10 to the power at मीटर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड जो थंब रूल है वो देखिए क्या होता है कि ये अपना जो राइट हैंड होता है इसको देखिए अपन क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ा रोटेट करके देखते हैं तो इसके अंदर जो थंब होता है वो तो हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करता है, करंट की डायरेक्शन को शो करता है। अगर थंब करंट के डायरेक्शन को शो करता है तो जो इस तरह से मुड़ी हुई अपनी फिंगर्स हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। ठीक है, ये होता है राइट हैंड थंब रूल। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ओम्स लॉ। तो जो ओम्स लॉ है वो हमें कहता है कि किसी भी जो कांस्टेंट रेजिस्टेंस का वायर है उसके अंदर जो वोल्टेज होती है वो किसके, V प्रोपोर्शनल टू आई के, उसके अंदर करंट जो फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है और फिर V इज इक्वल टू IR, ये होता है ओम्स लॉ। और वेयर V इज वोल्टेज, I इज करंट एंड R इज रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 8 है कंप्लीट द रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, इसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे ही मार्बल बोला जाता है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है, अपने आप में ये एक डिसोसिएटिव रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है व्हेन कंसंट्रेटेड HCl इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर डज द pH वैल्यू इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। जो कंसंट्रेटेड HCl होता है अगर उसको वाटर से डाइल्यूटेड किया जाता है तो जो pH वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर है नेक्स्ट CH3CH2OH गिव्स in presence of hot water and H2SO4 gives ethene। तो हाउ डज सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव इन दिस रिएक्शन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या होता है, एथेनॉल होता है। ये क्या है, एथेनॉल है और यहाँ से क्या बना है, एथीन बना है। देखिए किस तरह से बना है कि ये OH और यहाँ से ये देखिए ये CH3 है। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है, ये आप करेक्शन कर लीजिएगा। ये CH3 है, यहाँ पे CH2 नहीं हो सकता। तो एक ये OH और यहाँ से एक H मिलकर के बना लेते हैं H2O माइनस H2O हो जाता है और इनकी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए फिर दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है तो एथीन बन जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है और वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, H2SO4 की प्रेजेंस में हो रहा है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई एनोड पंक। एनोड पंक के बारे में आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है मेटल्स के एक्सक्रीशन के अंदर, तो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ पे कलेक्ट हो जाती है, एनोड की तरफ कलेक्ट हो जाती हैं और जो प्योर मेटल होती है वो कैथोड की तरफ कलेक्ट हो जाती है। तो इम्प्योरिटीज दैट कलेक्ट एट द एनोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज कॉल्ड एनोड पंक।
राइट द नेम ऑफ वन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, कार्बन का वन एलोट्रोप, तो कार्बन के एलोट्रोप हो जाएंगे, देखिए डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये तीनों ही उसके एलोट्रोप हैं। फिर है देखिए पार्ट बी, ये पार्ट बी के अंदर है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वाटर इज़ द रोल ऑफ द एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। तो हमारा जो स्टमक होता है उसके अंदर देखिए HCl एक एसिड बनता है, और वो एसिड कौन सा होता है, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। उस एसिड का क्या रोल होता है, तो वो जो एसिड है वो एसिड एक मीडियम प्रोवाइड कराता है जिससे जो फूड का ब्रेक डाउन है वो इजी हो जाता है, और कुछ प्रोटीन्स हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं उनको क्या करता है ये एसिड एक्टिवेट करता है। तो अपना आंसर हो जाता है क्रिएट एन एसिडिक मीडियम that help break down food protein and activate digestive enzyme. What is plant hormone? Write the name of each. तो देखिए जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो क्या है, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर हार्मोन सिक्रेट होते हैं, ठीक उसी तरह से प्लांट्स के अंदर भी कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं, और ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं इनमें देखिए ऑक्सीन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज एन ऑर्गेनिज्म बेनिफिट फ्रॉम रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स। स्पोर्स से रिप्रोडक्शन के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो देखिए जो स्पोर्स होते हैं और उसके द्वारा रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, और इनको इजीली स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है, किसके थ्रू, वाटर, एयर और एनिमल्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट विल बी हैपन इफ़ वी किल ऑल द क्रिएचर ऑफ वन ट्रॉपिक लेवल, एक्सप्लेन। तो अगर किसी एक ट्रॉपिक लेवल के सारे क्रिएचर्स को क्या कर दिया जाए, किल कर दिया जाए, तो जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो स्टॉप हो जाता है, तो द ट्रांसफ़र ऑफ फूड एनर्जी टू नेक्स्ट लेवल विल स्टॉप। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट एन इकोसिस्टम। ओजोन क्या है, तो ओजोन देखिए ओजोन एक मॉलिक्यूल है O3 मॉलिक्यूल जिसके अंदर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं, और ये जो ओजोन है ये क्या बनाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर। देखिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट में आंसर दिए हैं, आप ब्रीफली आप आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये जो ओजोन है वो क्या करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर क्या कहलाती है, ओजोन लेयर कहलाती है। और इस ओजोन लेयर की वजह से सूर्य से जो आने वाली, सन से जो आने वाली यूवी रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों, क्योंकि उनको ये ओजोन लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्रैक्शन का जो लॉ है वो क्या है, तो देखिए जो रिफ्रैक्शन है वो जब कोई रे है या कोई वेव है वो किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो वहाँ पे वो अपनी स्पीड और जो डायरेक्शन है दोनों को क्या कर लेती है, चेंज कर लेती है, यानी कि वेव में क्या आ जाती है, बेंडिंग आ जाती है, और यही क्या है, रिफ्रैक्शन का रूल है। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ एनी लेंथ L, थिकनेस A एंड रेजिस्टेंस 4 ohm. What will be the resistance of another wire of the same material whose length is L/2 and thickness is 2A? तो देखिए हम जानते हैं जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R=ρL/A। यहाँ पे हमें सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो दिया गया है कितना, 4 ओम, तो यहाँ R की जगह हमने 4 रख दिया, और ρL/A, ये देखिए स्मॉल l लिखा था अपन ने, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में L कैपिटल में दे रखे हैं, तो ये ρL/A। फिर देखिए R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो R2 के अंदर रो हो जाएगा और L की जगह क्या हो गया, L/2, तो L/2, और A की जगह क्या रख दिया हमने, 2A रख दिया, ये 2A रख दिया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो R2 = ρL/A × 1/4। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हम जानते हैं R = ρL/A, और जो कि पहले से हमें दे रखा है 4 ओम, तो R2 = 4 × 1/4, तो ये आंसर आ जाता है 1 ओम।
क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिल सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो देखिए हमें ये डिसाइड करना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करें। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 3 जो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं ये पैरेलल फॉर्म में दिए गए हैं, जिनको हम R1, R2, R3 मान लेते हैं। ठीक है, तो पैरेलल फॉर्म में सबसे पहले हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसको हटा करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, इसके सीरीज फॉर्म में ही हो जाएगी, तो वो यहाँ पे आ जाएगी उसकी वैल्यू। ठीक है, फिर हम इसको सीरीज ऑर्डर में मानते हुए इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो जब इसका पैरेलल फॉर्म में इसका इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो हो जाता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये वैल्यू पुट कर दी तो R इज इक्वल टू अपने पास में आ जाता है 1 ओम। फिर देखिए ये 1 ओम, इसको पूरे को हटा करके हम यहाँ पे 1 ओम मान लेते हैं। ठीक है, और ये तीनों क्या हो जाएंगे, R1, R2, R3 सीरीज ऑर्डर में हो जाएंगे और तीनों का टोटल कर देंगे। क्यों, क्योंकि सीरीज ऑर्डर में जो फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। तो 3 + 1 ये यहाँ से आया और ये 3 तीनों को ऐड करेंगे तो 7 ओम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क, मेक द नेसेसरी डायग्राम। तो जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम करती है। और इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक और जो मैग्नेटिक इफेक्ट हैं या इन दोनों की हेल्प से उसकी मोशन पे जो कंट्रोल होता है या मोशन कम ज़्यादा होती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों की वजह से मोशन होती है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। और इलेक्ट्रिक मोटर है इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन प्रिवेंट ओवरलोडिंग इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट है उनके अंदर जो ओवरलोडिंग है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फ्यूज का यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन, एथीन एंड एथाइन। तो देखिए इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है। देखिए ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले किसका, इथेन का। तो इथेन का हम जानते हैं कि H3CCH3 और कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है उसमें देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4। और देखिए ये जो 3 3 हाइड्रोजन इनके पास में है, इनके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1। तो ये 1, ये 1 और ये 1। इसी तरह से ये सेकंड कार्बन, इसके भी ये 4 आउटर मोस्ट के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन और ये 3 इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो देखिए 4 ये और 3 इन हाइड्रोजन के और 1 इस वाले कार्बन का। तो ये इसने इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ठीक इसी तरह से ये वाला कार्बन भी क्या करेगा, 4 ये खुद के, 3 इन हाइड्रोजन्स के और 1 इस वाले कार्बन का मिलाकर के क्या कर लेते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है एथेन का। इसी तरह से ये एथीन का बना सकते हो। ठीक है, H2C डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, इसके पास में भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, दोनों के पास में एक एक ये 2 2 हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये इन हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, ये इन दोनों का। ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसको कंप्लीट करने के लिए कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं, चारों के चारों हाइड्रोजन। और कार्बन क्या करता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए देखिए 4 ये खुद के, 2 इस वाले कार्बन के और 2 ये इन दोनों हाइड्रोजन के। इस तरह से ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक इसी तरह से अगर इथाइन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये कार्बन, इसके ये
4 इलेक्ट्रॉन, इसके 4 इलेक्ट्रॉन ये, और ये हाइड्रोजन, तो एक एक हाइड्रोजन का और 4 इसके खुद के और 3 इस वाले कार्बन के। इस तरह से ये क्या कर लेते हैं, इसी तरह से ये वाला कार्बन है वो क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, इस तरह से जो कार्बन होता है उसकी शेयरिंग की नेचर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या सफिक्स लगता है, आइन सफिक्स लगता है। और कितने कार्बन है, देखिए 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है तो हम प्रोप लगाएंगे, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे, तो प्रोपाइन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे देखिए CH3CHO, तो ये होता है एथिनेल, एल्डिहाइड होता है ये। फिर CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। फिर क्वेश्चन नंबर जो 16 है, आयोनिक कंपाउंड हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट्स, व्हाई, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर अपोजिटिव चार्ज आयन। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर देखिए अपोजिटिव चार्ज आयन होते हैं, और इनके बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। फिर अपना आता है सेक्शन सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 17 है, व्हाट कॉजेस ग्रोथ इन प्लांट्स, आल्सो मेक ए डायग्राम डिफाइनिंग पॉजिटिव ग्रेविट्रोपिज्म। तो देखिए जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर ग्रोथ का रीजन होता है सेल डिवीजन एंड सेल ग्रोथ। प्लांट्स के अंदर भी सेल डिवीजन होते हैं और सेल ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से उनके अंदर ग्रोथ होती है। और यहाँ पे हमें कह रहा है कि पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म क्या होती है या ग्रेविट्रोपिज्म क्या होती है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो प्लांट होता है उसकी ये क्या है, रूट है। तो ये जो रूट है, ये ग्रेविटेशनल जो पावर लगती है वो कहाँ, ये अर्थ की तरफ लगती है। ठीक है, अर्थ इनको अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो रूट होती हैं, रूट के अंदर जो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि ये अर्थ की तरफ जा रही हैं, तो ये पॉजिटिव होती हैं। अगर हम बात करें शूट की या स्टेम की, तो स्टेम देखिए ऊपर की तरफ जा रहा, जो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो स्टेम हमेशा कौन सी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है, और जो रूट है वो क्या करती हैं, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करते हैं। इस तरह से आप एक डायग्राम भी एक प्लांट बना करके उसकी रूट को शो करके आप बना सकते हो। व्हाट इज हेरिडिटी, हाउ डिड मेंडल्स एक्सपेरिमेंट रिवेल वेदर ट्रेड्स आर डोमिनेंट और रेसेसिव। हेरिडिटी क्या है, तो हेरिडिटी क्या है, देखिए कोई भी वो प्रोसेस जिनके अंदर पेरेंट्स से उसके चाइल्ड्स में क्या जाते हैं, ट्रेड्स जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं। तो द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक ट्रेड्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर चाइल्ड, यानी पेरेंट्स से उनकी जो चाइल्ड्स होते हैं उनके अंदर गुणों का जो स्थानांतरण होता है वही क्या है, हेरिडिटी है। और जो मेंडल के एक्सपेरिमेंट हैं उनमें डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे ये मेंडल ने क्या लिए है, टॉल प्लांट लिए हैं, और ये क्या लिए हैं, ड्वार्फ या शॉर्ट प्लांट लिए हैं, शॉर्ट प्लांट। अब इनसे देखिए गैमेट्स फॉर्मेशन हुआ, ये यहाँ पे क्या हो गया, गैमेट फॉर्मेशन हो गया। गैमेट फॉर्मेशन के बाद में जो F1 जनरेशन हुई वो हो गई कैपिटल T स्मॉल t, यानी सारे के सारे प्लांट है वो क्या हो गए, लॉन्ग हो गए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल T है वो क्या है, डोमिनेंट है। कैपिटल T क्या है, डोमिनेंट है, T रेसेसिव है, इसलिए डोमिनेंट जो होता है उसने अपना इफेक्ट यहाँ पे शो कर दिया। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, टॉल प्लांट होते हैं। फिर इनके अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू F2 जनरेशन प्राप्त की। तो देखिए गैमेट हमारे कुछ इस तरह से बन जाते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, और इनमें देखिए फिर ये F2 जनरेशन है जिनके अंदर ये
ये क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा, ये भी टॉल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल टी है। और ये भी क्या हो जाएगा, टॉल हो जाएगा। यानी 4 में से 3 क्या है, लंबे हैं, और एक क्या है, शॉर्ट है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे F2 जनरेशन के अंदर जो 75% जो प्लांट होंगी वो तो क्या होंगे, टॉल होंगे, और 25% जो प्लांट होंगी वो क्या होंगे, शॉर्ट वाले प्लांट होंगे। तो ये होते हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफाइन विथ एग्जाम्पल। तो देखिए सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कि 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाता है 2Mg + O2 gives 2MgO। ठीक है, तो ये दोनों कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बी है डिसोसिएशन रिएक्शन। इसका जस्ट अपोजिट होता है डिसोसिएशन रिएक्शन, यानी एक सिंगल प्रोडक्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है 2 और मोर प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सी कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। तो ये क्या है, डिसोसिएशन रिएक्शन है। और डिसोसिएशन रिएक्शन है, हीट किया जा रहा है, यानी इसको क्या दी जा रही है, एनर्जी दी जा रही है। तो ये क्या हो जाती है, अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है। फिर है देखिए नंबर सी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो उसके सॉल्यूशन से क्या करेगा, उस आयन को वहाँ से हटा देगा और खुद वहाँ पे जुड़ जाएगा। जैसे CuSO4 कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन हम जिंक से करवाते हैं। तो जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, और मोर रिएक्टिव होने की वजह से ये कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर है देखिए ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड राइट अबाउट इट्स पार्ट। तो जो ह्यूमन आई है, ये देखिए अपनी जो वर्कबुक है उसकी वर्कशीट नंबर 33 के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है, तो हम वहाँ पे देखेंगे इसको। तो देखिए ह्यूमन आई है, यहाँ पे ये इस तरह से ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है वो होता है, जहाँ पे ये क्या है, रेटिना है, ये ऑप्टिक नर्व है, ये विट्रियस ह्यूमर है, ये सीलियरी मसल्स है यहाँ पे दोनों साइड में, और ये क्रिस्टलाइन लेंस है, ये एक्वस ह्यूमर है, ये पुपिल है, ये आयरिश है, और ये क्या है, कॉर्निया है। ठीक है, इस तरह से ये वाला ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है देखिए नेम द मेन ऑर्गन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब वुल रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय ड्राइंग इट्स डायग्राम। तो देखिए ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अपनी वर्कशीट नंबर 15 में, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए क्या है वर्कशीट 15 में अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये देखिए ये क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसके अंदर स्टार्टिंग कहाँ से होती है, नेजल केविटी से होती है। ये नेजल केविटी, माउथ एंड नेजल केविटी से जो एयर है वो आती है यहाँ पे अपने पास फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स, और फिर देखिए ये ट्रैकिया, ट्रैकिया से होते हुए फिर ब्रोंकियाई, एंड ब्रोंकियाई के बाद में ये एल्वियोलाई, ये अपने लंग्स में पहुँच जाती है, और लंग्स में क्या होती है, एल्वियोलाई होती है। इस तरह से ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, डायग्राम है। अब देखिए ये जो सेक्शन डी के अंदर बड़े क्वेश्चंस आते हैं ये हमें और में ऑप्शंस में मिलते हैं, तो इनमें से हमें एक करना होता है। तो या फिर देखिए इसका जो सेकंड पार्ट होता है उसके अंदर ये हमें 3 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो ये जो वाला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन का क्या मीन है। तो देखिए हम जानते हैं जो ह्यूमन होता है वो अपने न्यूट्रिशन यानी भोजन के लिए किस पे डिपेंड रहता है,
प्लांट एंड एनिमल दोनों पे डिपेंड रहता है। तो जो ह्यूमन है वो क्या है, न्यूट्रिशन की दृष्टि से हिटेरोट्रॉप्स है। क्या है, हिटेरोट्रॉप्स है। और हिटेरोट्रॉप्स क्यों है, क्योंकि ये डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए किस पे, प्लांट एंड एनिमल्स पे। एंड इसका पार्ट 2 है मैक ए लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका लेबल डायग्राम हमें बनाना है। और इसका पार्ट 3 है डिस्क्राइब द एंटायर डाइजेशन प्रोसेस। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके लिए हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम और इसकी प्रोसेस के लिए वर्कशीट हमें 13 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो देखते हैं उसको। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखिए इतनी सारी पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे डायग्रामेटिकली इसको शो किया गया है। स्टार्टिंग होती है माउथ से, माउथ के बाद में बकल कैविटी, फिर ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है ईसोफेगस, और ईसोफेगस के बाद में ये है डायाफ्राम, इधर इस तरफ ये गाल ब्लैडर, और ये बाइल डक्ट है, ये यहाँ पे लीवर एंड पेंक्रियाज है, और ये इधर अपेंडिक्स है। इसी तरह से इस तरफ देखिए ये जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद में जो फूड आता है वो किस में आता है, ये स्टोमक में आता है, और स्टोमक के बाद में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लास्ट में एनस के द्वारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर दिया जाता है, बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब अपना जो फूड होता है उसका देखिए डाइजेशन कहाँ से शुरू हो जाता है, बकल केविटी के अंदर ही हो जाता है। बकल केविटी के अंदर देखिए स्लाइवा होती है, और स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है, और स्लाइवरी एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च का डाइजेशन करता है। स्टार्च को सिंपल शुगर में क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद में स्टोमक आता है। स्टोमक के अंदर हम जानते हैं कि जो HCl सिक्रेट होता है, ये जो HCl होता है वो क्या काम करता है, ये जो अपना मीडियम है यहाँ पे उसको एसिडिक बनाता है, और क्या करता है, ये जो फूड की जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको सिंपल में चेंज करता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उनको क्या कर देता है, यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है। फिर जो अपना फूड है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन का देखिए सरफेस एरिया बनाने के लिए यहाँ पे क्या होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, विलेय कहा जाता है। विलेय क्या है, विलेय की वजह से ये इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या हो जाता है, एनस के द्वारा एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इनको स्मॉल और लार्ज नाम क्यों दिया जाता है, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो लेंथ जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा है जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की कम है। तो यहाँ पे स्मॉल और लार्ज इनके डायामीटर के बेसिस पे इनको नाम दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर होता है वो कम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायामीटर ज़्यादा होता है। तो ये है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके ये डिफरेंट ऑर्गन्स, और हमने इसकी जो मैकेनिज्म है वो भी डिस्कस कर ली। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्सप्लेन द क्लोर एल्कली प्रोसेस graphically and also make chemical equation, also tell which gas are emitted at anode and cathode। तो देखिए ये जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये वर्कशीट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस है वो क्या है एक्चुअल में, कि जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन का फॉर्मेशन किया जाता है किससे, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन और वाटर से। इन दोनों से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 का फॉर्मेशन है वो किया जाता है। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है जिसे ब्राइन भी बोला जाता है, ये वाटर है। अब यहाँ पे इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस अब क्यों बोला जाता है, तो देखिए क्लोर जो क्लोरीन गैस है उससे इसको नाम क्लोर दिया जाता है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और बेस को हम एल्कली भी बोलते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस दिया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोर और एल्कली दोनों का फॉर्मेशन किया जाता है किससे, सोडियम क्लोराइड और वाटर से। ठीक है, ये है। फिर कैथोड और एनोड पे कौन सी गैस, तो कैथोड पे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस निकलती है, और एनोड पे यहाँ पे Cl2 गैस है वो बन जाती है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 22।
इसका सेकंड पार्ट है राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा को बोला जाता है Na2CO3 और इसका नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3। फिर है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए देखिए अन्य नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर CaOCl2। डी में है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है शॉर्ट में POP और CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका क्या है फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 23 है ड्रा द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्केव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द फोकस। तो कॉन्केव मिरर से हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकस ऐप पे हो। तो ये अपना कॉन्केव मिरर है, ये फोकस है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट, तो उसका रे डायग्राम इस तरह से होता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है राइट टू डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में टू डिफरेंस। तो देखिए जो वर्चुअल इमेज होती है, मैंने इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। वर्चुअल इमेज होती है ऑलवेज इरेक्ट होती है और जो रियल इमेज होती हैं वो क्या होती हैं, ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं। और वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर के सामने बनती है, जबकि रियल इमेज है वो बिहाइंड द मिरर के पीछे बनती हैं। इसका अब सेकंड जैसे अपने ऑप्शंस में मिलते हैं, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट पार्ट है राइट टू डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस और मिरर में टू डिफरेंस हमें बताने हैं। तो जो मिरर होता है उसके पास में वन स्फेरिकल सरफेस होती है, जबकि लेंस के पास में टू स्फेरिकल सरफेस होती है। और मिरर के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या, इमेज फॉर्मेशन होता है रिफ्लैक्शन के थ्रू, और लेंस के अंदर होता है इमेज फॉर्मेशन रिफ्रैक्शन के थ्रू। फिर इसका सेकेंड पार्ट है ड्रा द रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो कॉन्वेक्स लेंस से किस तरह का रे डायग्राम बनता है। तो ये रहा अपना कॉन्वेक्स लेंस से इनफाइनाइट पे जो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका रे डायग्राम। इस तरह से ये फर्स्ट मॉडल पेपर कह सकते हो या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम का जो पेपर पैटर्न है वो कह सकते हो, ये कंप्लीट होता है। और बने रहिए अपने चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।